हम्म। आराम आई। हाँ। नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आज के वीडियो में। आज जैसा मैंने फेसबुक पे भी लिखा है, आज थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं कि हिस्ट्री क्या है वर्ल्ड में, जो इस समय एक क्राइसिस खड़ा हुआ है, तो उसके पीछे की वजह क्या है। ये जो यूक्रेन में लड़ाई चल रही है रशिया की, और अभी कल जो घटनाएं हुई हैं, तो रशिया में कल दो घटनाएं हुई हैं, कल या परसों के बीच में। एक तो दागिस्तान में एक टेररिस्ट अटैक हुआ है, बड़ा भयावह टाइप का, जिसमें कि एक दो चर्चेज और एक दो जो साइनागॉग्स हैं यहूदियों के, उनके ऊपर हमला किया है। और एक बेचारे 67 साल के एक पादरी थे चर्च के, बुजुर्ग, तो उनका गला काट के उनके चर्च के अंदर ही हत्या कर दी इन टेररिस्ट्स ने। और लास्ट जो खबर आई थी वो अलग अलग आई थी, मैं ध्यान नहीं दे पाया हूँ कि अभी क्या आंकड़े हैं, लेकिन शुरू में आई थी खबर कि 5 से 6 लोगों की इसमें मौत हुई है। बाद में खबर आई कि 15 से 20 लोग मारे गए हैं। फिर कुछ ऐसी खबर आई कि कुछ 20, 25, 50 लोगों को बंधक बना के रखा हुआ है इन आतंकवादियों ने कहीं, और पुलिस के साथ एनकाउंटर जारी है। इसके बाद एक दूसरी खबर आई रशिया से ही, कि रशिया का जो क्राइमिया वाला इलाका है, तो क्राइमिया मतलब रशिया ने कैप्चर किया था कुछ साल पहले। और ये वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, अमेरिका, यूरोप, ये लोग मानते नहीं हैं कि ये रशिया का लीगल इलाका है। और जो भी है, तो वो क्राइमिया पे कब्जा है रशिया का। सेवेस्तोपोल वगैरह जो शहर हैं, तो वहाँ पे सेवेस्तोपोल के पास बीच में बहुत सारे लोग संडे के दिन अपना छुट्टी मना रहे थे, रशियंस, फैमिली वैमिली, बच्चे बच्चे सब लोग थे। और अचानक यूक्रेन की तरफ से कोई मिसाइल्स फायर होती हैं, और वो मिसाइल, रशिया का ऐसा कहना है कि क्लस्टर एम्यूनिशन लेकर के वो मिसाइल्स आई थी। क्लस्टर एम्यूनिशन ये होता है कि वो आसमान में फटता है और उसके अंदर से 100-200 छोटे छोटे बम निकलते हैं और बड़े एरिया में फैल जाते हैं, और बहुत सारे छोटे छोटे धमाके होते हैं, 100-150। तो यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के हिसाब से नॉर्मली क्लस्टर एम्यूनिशन का यूज़ बैन है, लेकिन कंट्रीज यूज़ करती हैं। अब क्लस्टर एम्यूनिशन पब्लिक में यूज़ करना बैन है, क्योंकि क्या होता है कि एक सिंगल मिसाइल, एक सिंगल एक्सप्लोजन होगा, तो वो आसपास के सपोज 200-300 मीटर के दायरे में डैमेज करेगा। अब उस 200-300 मीटर के सर्कल में जो भी लोग होंगे उनको चोट लगेगी या वो उनकी मौत होगी, वो चलता है। क्लस्टर एम्यूनिशन में क्या होता है कि ये छोटे छोटे जो बॉम्ब्स हैं, ये हो सकता है आधा पौना किलोमीटर के इलाके में फैल जाएं, और कब कहाँ धमाके हो जाएं और कितने लोग मारे जाएं, तो वो पब्लिक में इसका यूज़ जो है उसके ऊपर प्रतिबंध लगा है। क्लस्टर एम्यूनिशन यूज़ होता है, भारत के पास भी है अपना वर्जन है क्लस्टर एम्यूनिशन का, क्लस्टर बॉम्ब का। ये नॉर्मली एयरपोर्ट्स वगैरह को, रनवेज वगैरह को युद्ध के समय पे ख़राब करने के लिए, हाईवे, पुल, इस टाइप की चीज़ों को डैमेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि आपने एक रनवे के ऊपर जैसे एक क्लस्टर एम्यूनिशन फायर कर दिया, तो वो पूरे रनवे की लंबाई जो है उसमें वो 300-400 मीटर में पूरे गड्ढे 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 कर देगा, पूरे रनवे को ख़राब कर देगा। तो उस रनवे को रिपेयर करके वापस यूज़ करने के लिए बनाने लायक जो है, उसमें टाइम लगता है। वैसे आप एक मिसाइल मारेंगे, कोई एक जगह पे रनवे पे गड्ढा हो जाएगा, उस गड्ढे को फटाफट 2-4 घंटे के अंदर भर भर के और प्लेन्स को वापस उड़ाने के लिए तैयार किया जा सकता है। लेकिन बहुत सारे गड्ढे हो जाएंगे रनवे के ऊपर, तो उनकी रिपेयरिंग में टाइम लगता है। तो इसलिए क्लस्टर एम्यूनिशन अभी भी प्रयोग किया जाता है और सारी ही आर्मीज के पास होता है, लेकिन पब्लिक या सिविलियन एरियाज के अंदर इसके प्रयोग पे प्रतिबंध है। वैसे भी नॉर्मली कोई युद्ध या लड़ाई होती है तो सिविलियन एरियाज को टारगेट नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ये हुआ है कि रशिया का कहना है कि उनके जो एक सी बीच था उसके ऊपर सिविलियंस बैठे हुए थे, वो कोई मिलिट्री टारगेट नहीं था, और उसके ऊपर
अटैक हुआ है। रशिया का सीधा सीधा खुला आरोप है कि ये अमेरिका की मेड इन अमेरिका मिसाइल्स थी जो उन्होंने यूक्रेन को प्रोवाइड की थी और इन मिसाइल्स का प्रयोग किया गया है। रशियन साइड का ये कहना है कि नाम सिर्फ हमारे ये यूक्रेन का है, बेसिकली ये मिसाइल फायर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेरिका की है, क्योंकि ये जो मिसाइल्स हैं इनका गाइडेंस और बाकी सारी चीज़ें जो हैं, जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी होती है कि कहाँ फायर होके गिरेगी मिसाइल, क्या होगा, वो सारा कोऑर्डिनेट्स और वो सारी चीज़ें अमेरिका को ही प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। रशियन साइड का ये कहना है कि हम लोग क्योंकि जैमिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जिससे कि जीपीएस को हम लोग जैम करके रखते हैं ताकि मिसाइल्स को गाइडेंस करने में दिक्कत हो और कभी भी वो मिसाइल एक्यूरेट जगह पे ना गिरे, वो 100-200 किलोमीटर दाहिने बाएं हो जाए। तो इसलिए जीपीएस गाइडेंस जो सिस्टम है उसको जाम करने के लिए जीपीएस फ्रीक्वेंसीज को जाम करती है रशियन फोर्सेस। ये उनका कहना है रशियंस का। तो उनका कहना है कि उसके काउंटर के लिए अमेरिका जो है उसने अपने जो मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं उनका यूज़ किया इस मिसाइल को गाइड करने के लिए, प्लस अमेरिका का एक ड्रोन जो है वो उस समय पे आसमान में उड़ रहा था और उस ड्रोन के थ्रू भी ये लोग मॉनिटर कर रहे थे कि मिसाइल फायर कैसे हुई है और कहाँ जा रही है, और उसको गाइडेंस दे रहे थे। तो इससे स्पष्ट ये होता है कि रशिया जो है वो इस हमले के लिए सीधे सीधे अमेरिका को दोष दे रहा है। और पहले भी रशिया ये बोल चुका है कि अगर ऐसा कुछ होता है कि जिस पे हमारे सिविलियन एरियाज़ के ऊपर हमला होगा या रशिया के अंदर किसी टारगेट पे अटैक होता है और उसमें कहीं डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हमको अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज़ का, नेटो का दिखाई देता है, तो हम इसको युद्ध की घोषणा मान लेंगे कि नेटो रशिया से युद्ध करना चाहता है और फिर हम पलट करके कड़े से कड़ा जवाब उसका देंगे। तो ये 2 अटैक्स जो हुए हैं रशिया में पिछले 48 घंटे के अंदर, इनको अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल से एक एस्केलेशन है और ये वेस्टर्न साइड से एस्केलेशन है, क्योंकि नॉर्मली जो इस्लामिक अटैक रशिया के अंदर होते हैं उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा आईएसआईएस लेती है। और दुनिया में सबको पता है कि आईएसआईएस जो है वो बेसिकली अमेरिका की क्रिएट की हुई एक ऑर्गेनाइजेशन है। अमेरिका की जो डीप स्टेट है और सीआईए वगैरह है, ये इनका खड़ा किया हुआ एक जिहादी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये कहानी है। तो रशिया के ऊपर 2 अटैक्स हुए हैं बड़े खतरनाक टाइप के। ये जो दूसरा वाला मिसाइल अटैक हुआ है सिविलियंस के ऊपर, इसमें भी ऐसा कहा जा रहा था कि 5 से 6 लोगों की डेथ हुई है और 100 के ऊपर लोग इंजर्ड हैं। तो अभी क्या स्टेटस है वो देखना पड़ेगा, अभी पता नहीं है। लेकिन रशिया की साइड से बोला जाए तो दोनों मामलों को रशिया सीरियसली ले रहा है और इसमें अमेरिका के हाथ होने की वो बात कर रहे हैं कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो अमेरिका है। अब अमेरिका रशिया की ये जो झगड़ा है या ये जो टेंशन है, जो यूक्रेन की लड़ाई चालू करवाई गई अमेरिका के द्वारा यूक्रेन को उकसा उकसा के, इसके पीछे रीज़न क्या है? ऐसी क्या दुश्मनी रशिया और अमेरिका के बीच में हो गई कि ये दोनों कंट्रीज़, क्योंकि ये कभी आमने सामने लड़ाई में आने की मतलब कभी इनका वो हुआ नहीं। कोल्ड वॉर भी चला इतने सालों तक, तो ये दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे से डायरेक्ट कभी टकराव में नहीं आए। एक दूसरे के बारे में बातें करना, सैंक्शंस लगाना, प्रतिबंध लगाना। रशिया का कोई फ्रेंड कंट्री है तो अमेरिका उस फ्रेंड कंट्री को टारगेट करेगा, उस पर ट्रेड सैंक्शंस लगाएगा, रशिया के ट्रेड पे सैंक्शंस लगाएगा, रशियंस को वीज़ा नहीं मिलेगा इजीली अमेरिका जाने का। वो सब चलता रहता था इनका, लेकिन डायरेक्ट एक दूसरे के आमने सामने कभी आकर के लड़ाई या युद्ध करने वाली स्थिति नहीं बनती थी। तो अब ऐसा क्या हो गया, क्योंकि इन दोनों के पास बहुत बड़ा न्यूक्लियर आर्सेनल मौजूद है। 4-4, 5-5 हज़ार न्यूक्लियर वॉरहेड लेकर के ये दोनों कंट्रीज़ रशिया और अमेरिका बैठे हुए हैं। तो ऐसी हालत में ये दोनों जानते हैं कि एक दूसरे के आमने सामने आने का मतलब है कि लगभग दुनिया की तबाही हो जाएगी।
तो ये आमने-सामने नहीं आते थे, लेकिन इस समय ऐसा क्यों हो रहा है कि अमेरिका बड़ा वो दिख रहा है कि उसको रशिया से कोई लड़ाई करनी है, वो बार-बार उकसाने वाली हरकत कर रहा है रशिया के साथ। यूक्रेन का युद्ध शुरू करवा दिया, यूक्रेन को उसके लिए बोला कि नेटो में शामिल करवाएँगे, ईयू में शामिल करवाएँगे। रशिया ने मना किया कि नेटो और ईयू की बात मत करे यूक्रेन, वरना लड़ाई हो जाएगी। अल्टीमेटली लड़ाई अटैक कर ही दिया जब अचानक से ये हुआ कि नेटो साइन करने जा रहा है एग्रीमेंट यूक्रेन के साथ। तो ये रशिया की तरफ, मतलब अमेरिका की तरफ से एक प्रोवोकेशन था रशिया के लिए। उनको मालूम था, रशिया बार-बार बोल रहा था कि ये नेटो वाली कहानी लेकर के अगर आप यूरोप जो है मतलब यूक्रेन में घुसने की कोशिश करता है, तो ये सीधे-सीधे हम अटैक कर देंगे यूक्रेन के ऊपर। उन्होंने बोल के रखा हुआ था बड़ा क्लियर। बावजूद उसके ये उसी डायरेक्शन में चलते गए और अल्टीमेटली ये लड़ाई शुरू हो गई। कहानी शुरू होती है 2008 के आसपास से। अब 2008 में आपको ध्यान होगा कि एक वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक क्राइसिस आया था। आप गूगल पे सर्च मारेंगे, सब प्राइम क्राइसिस के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कि अमेरिका के अंदर रियल एस्टेट सेक्टर में एक बहुत मंदी आ गई थी। मकानों की कीमतें गिरने लगी थी बहुत तेज़ी से, और लोन लोग रीपे नहीं कर पा रहे थे अमेरिका में। जो जैसे हाउसिंग लोन है, मकान के लिए लोगों ने लोन लिया हुआ है, क्योंकि 90% आज की डेट में तो वर्ल्ड में लोग बैंक से फाइनेंस करा के ही मकान बनाते या खरीदते हैं। तो अमेरिका में भी यही स्थिति थी, और वो अचानक से एक ऐसा आया कि इकोनॉमिक स्लोडाउन आया। स्लोडाउन के कारण बहुत सारे लोगों की जॉब्स जाने लगी, तो वो लोन देने की स्थिति में नहीं थे, वापस अपना किस्तें वगैरह भरने की, ईएमआई भरने की पोजीशन में नहीं थे। उस चक्कर में बैंकों ने ये मकान जो हैं इनको रिपोजेस करना शुरू कर दिया, मतलब प्रॉपर्टीज़ जब्त करके और ऑक्शन करना शुरू कर दिया। अब इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ बैंकों ने जब्त की और ऑक्शनिंग पे डाल दी, तो फिर वो मार्केट में रियल एस्टेट का एक क्राइसिस आ गया कि प्राइस गिर गए। अब जिसको सच में मकान खरीदना है उसके पास 10 बैंकों से 10 ऑफर्स हैं कि भाई ये प्रॉपर्टीज़ की हमारी लिस्ट है, आप देख लो इसमें से किसको आपको सूट करती है, आप उसको ले लो। और फिर बैंकों ने एक दूसरे के कंपटीशन में कि यार पैसा डूब रहा है, प्राइस कम करके बेच दो के चक्कर में बैंकों ने प्राइसेस कम करने शुरू कर दिए। अब उस कारण से ये होने लगा कि जिन लोगों की ईएमआई जा रही थी, जो दे रहे थे किसी तरीके से खींचतान के ईएमआई, उनको ये लगने लगा कि यार मेरा मकान 50 लाख का है, उस पे मैं लोन दे रहा हूँ 40 लाख रुपए पे, है ना? और मार्केट में हमारा ही बैंक जो है, हमारी बाजू में 3 मकान छोड़ करके जो मकान बेच रहा है बैंक, ऑक्शन कर रहा है, वो 20 लाख में कर रहा है। तो मैं क्यों 40 लाख पे लोन देता बैठूं बैंक को? तो उसने भी ईएमआई देनी बंद कर दी कि बोले ठीक है रहने दो, इसको मत करो, तुम ले जाओ, फोरक्लोज कर दो, बंद कर दो हमारा लोन वोन, ऐसा वैसा। तो उस टाइप का तो वो स्पाइरल होता चला गया। अब उसके कारण क्या हुआ कि पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री पे प्रेशर आ गया अमेरिका की बैंकिंग इंडस्ट्री पे प्रेशर आया, तो स्टॉक मार्केट्स पे प्रेशर आने लगा और बहुत पैसा ब्लॉक होने लगा। ये बीमारी क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी के साथ वेस्ट की या यूरोप की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा घुली मिली टाइप की है। अमेरिकन बैंक्स के अंदर ये यूरोप के बैंकों के बहुत तगड़े इन्वेस्टमेंट्स रहते हैं, तो यूरोप वालों को भी ये क्राइसिस शुरू हो गया, फिर वहाँ पे भी चालू हो गया, और धीरे धीरे ये पूरी दुनिया में एक मंदी टाइप की फैल गई थी। ये 2008 की बात है। अब उस समय क्वांटिटेटिव ईजिंग के नाम पे अमेरिका ने अरबों खरबों डॉलर छाप छाप के और अपने बैंकों में भर भर के और बैंकों को संभालने की कोशिश की, और संभाल भी लिया काफ़ी हद तक, ये कहें आप। तो इससे अमेरिकन बैंक्स तो सरवाइव कर गए, लेकिन पूरी दुनिया में एक मंदी का माहौल 2008-9 में बन गया। अब होता ये है कि रशिया और चाइना, इनकी तो वैसे ही दुश्मनी टाइप की चलती है अमेरिका से, और पूरा जो वर्ल्ड का फाइनेंशियल सिस्टम है ये कंट्रोल करता है अमेरिका, क्योंकि डॉलर जो है वो वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी है। ऑयल के कारण ऑयल का पूरा ट्रेड जो है वो डॉलर में होता है, तो जिसको भी ऑयल खरीदना है या बेचना है उसको डॉलर्स में ही डील करना है, और उस कारण से क्या है, डॉलर की हमेशा डिमांड रहती है।
अच्छा, डॉलर के पीछे आप सोचें कि डॉलर कितने छपे हैं, क्या है, अमेरिका ने कुछ गोल्ड या कुछ रखा होगा, तो कुछ नहीं रखा है। अमेरिका अपने मन से चाहे जितने डॉलर्स छापता रहता है और चलाता रहता है। लेकिन क्योंकि तेल खरीदने के लिए कंपलसरी हुआ करता था कि डॉलर में ही खरीदना है, तो इसलिए डॉलर की हमेशा डिमांड बनी रहती थी। अब आपने देखा होगा इंडिया का भी फिगर आता है कि हमारे पास 600 बिलियन डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। चाइना का आता है कि उनके पास 3 ट्रिलियन डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं। कभी जापान का आता है कि उनके पास 1 ट्रिलियन डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। तो ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते क्या हैं? तो ये बेसिकली जैसे अब इंडिया को है कि हमारे पास पैसा एक्स्ट्रा आ गया है, क्या करें इसका? तो गवर्नमेंट कहती है कि चलो ठीक है, एक काम करो, 100 करोड़ का, 200 करोड़ का अमेरिकन बॉन्ड खरीद लो। अब बॉन्ड समझ लीजिए कि वो एक तरीके से एफडी टाइप की चीज़ है। वो आपने खरीद के रख लिया अपने पास। अब आपके पास वो 100 करोड़ की एफडी है, मतलब 100 करोड़ रुपए हैं। जब आप चाहोगे दे करके एफडी तोड़वा लोगे, रुपए आ जाएंगे कैश आपके पास। तो इस तरीके से अलग अलग कंट्रीज डॉलर्स में अमेरिका से बॉन्ड्स खरीद खरीद के रखते हैं। तो ये हो जाती है वर्ल्ड रिजर्व करेंसी। तो डॉलर इनडायरेक्टली क्या हो गया, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में आपने उसका मेजरमेंट डॉलर्स में करना शुरू किया। अब ऐसा नहीं कि इंडिया के पास सिर्फ डॉलर्स ही हैं, यूरोस भी होंगे, पाउंड भी होगा, गोल्ड भी होगा, सब होगा। लेकिन सबकी वैल्यू कैलकुलेट वो करके डॉलर में बता देते हैं, भाई 600 बिलियन डॉलर का हमारे पास रिजर्व है। इसमें हो सकता है 300 बिलियन डॉलर के डॉलर बॉन्ड्स हों, और 300 बिलियन डॉलर में बाकी के जो है, तो उसमें हो सकता है जैसे 100 बिलियन का हमारे पास गोल्ड है जी, 100 बिलियन की हमारे पास यूरो है, और 100 बिलियन के हमारे पास पाउंड और रूबल और युआन और ये सारी करेंसीज का हमारे पास, मतलब इन कंट्रीज के भी बॉन्ड्स हैं। तो ऐसे करके वो टोटल बता देते हैं 600 बिलियन है। अब रशिया और चाइना का दिमाग ठनका कि यार ये अमेरिकन्स जो हैं, एक तो इन्होंने उल्टी सीधी बैंकिंग करके जिसकी लोन लेने की कैपेसिटी नहीं है उसको भी लोन दे दे करके, और अपनी इकोनॉमी को अंधाधुंध ड्राइव करने के चक्कर में बैंकिंग का सत्यानाश किया हुआ है, और अननेसेसरी एक बखेड़ा खड़ा कर दिया, जिसके कारण कि बैंकिंग को लैप्स हो गई। इन्हीं के जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं वो स्टॉक मार्केट में बहुत अंधाधुंध इन्वेस्ट कर रहे थे, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और इस टाइप की चीज़ों में, और मतलब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए थे, और स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे हो रही थी, और ये सब प्राइम क्राइसिस के कारण एकदम से स्टॉक मार्केट्स क्रैश हुई, तो वहाँ उनको बहुत सारा पैसे का लॉस होने लगा। तो रशिया, चाइना और बाकी कई सारी कंट्रीज को लगा कि यार ये अमेरिका जो है, ये रिजर्व करेंसी वाला जो एक स्टेटस है इसका, उसका बड़ा मिसयूज़ करता है। और जब किसी इनके ही बैंक्स जो हैं ये उल्टे सीधे काम करते हैं, ज़बरदस्ती के, मतलब सट्टाबाजी कह लीजिए आप, शेयर मार्केट में, या जिनको लोन नहीं देना चाहिए उनको भी लोन दे रहे हैं, इस टाइप की हरकतें करते हैं, और उसके बाद जब फंसते हैं तो अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो अंधाधुंध डॉलर छाप छूप के इन बैंकों में भर देती है, और ये बैंक अपनी बुक्स को लेवल करके निकल जाते हैं। तो बेसिकली ये लोग तो मिस यूज़ कर रहे हैं, मतलब जितने डॉलर एक्चुअली छपने चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा अमेरिका छाप के बैठा हुआ है। और अल्टीमेटली होता ये है कि वो अमेरिका के अंदर तो सब कुछ बढ़िया रहता है, लेकिन इन्फ्लेशन और बाकी सारी चीज़ें दुनिया भर के अलग अलग कंट्रीज में फैल जाती है जहां जहां डॉलर का यूज़ हो रहा है। तो रशिया और चाइना, इन लोगों का ये डिस्कशंस अमेरिका के साथ शुरू हुआ, और वहाँ से ब्रिक्स का पैदा हुआ। ब्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो खड़ा हुआ, और ब्रिक्स में उन्होंने बताया कि यार एक ये बैंकिंग और इस टाइप का प्लेटफॉर्म बनाएंगे हम लोग, और इसमें ओपन रहेगा, जो भी कंट्रीज़ आके ज्वाइन करना चाहें करें, और हम लोग पेमेंट, सेटलमेंट और ट्रांजैक्शंस के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये कंट्रीज सबसे पहले ज्वाइन हुई, तो ये नाम आया ब्रिक्स। अब उसके बाद धीरे 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 ये चलती रही कहानी ब्रिक्स की, और
अमेरिका को इस चीज़ की टेंशन होने लगी कि कहीं अगर ब्रिक्स वालों ने कोई एक ऑल्टरनेट पेमेंट सेटलमेंट का सिस्टम बना लिया। अभी क्या है, स्विफ्ट सिस्टम है, मतलब पूरी दुनिया की बैंक्स जो हैं वो हर बैंक का अपना एक स्विफ्ट कोड होता है, और उस स्विफ्ट कोड की मदद से एक बैंक दूसरी बैंक के साथ ट्रांजैक्शन करती है, और वो एक पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम है। हर मेंबर बैंक उसमें अपना, उसके पास एक कोड रहता है, उसके थ्रू वो लॉगिन होते हैं, और दूसरे किसी बैंक को ट्रांसफ़र करना है पैसा, दूसरे बैंक से आपके पास पैसा आना है, मतलब बैंक्स टू बैंक्स, तो वो स्विफ्ट के थ्रू होता है। अब वो सिस्टम जो है वो पूरा कंट्रोल करता है अमेरिका, और उसका वो मिसयूज़ भी करता है। जैसे किसी कंट्री के ऊपर सैंक्शन लगाना है तो उसने बोल दिया इस कंट्री के जितने बैंक्स हैं सबका स्विफ्ट से उनको बाहर कर दो। अब बाहर कर दिया, जैसे ईरान को कर रखा है, नॉर्थ कोरिया को कर रखा है, अभी रशिया को भी कर दिया, तो उसमें फिर क्या होता है कि उस कंट्री का पूरी दुनिया से ट्रेड रुक जाता है, क्योंकि पेमेंट सेटलमेंट ही नहीं हो रही है, आपके बैंकों में पैसा ना आएगा ना जाएगा, क्योंकि स्विफ्ट जो है उससे आप बाहर बैठे हुए हैं, तो फिर आप कुछ दूसरे तरीके से डील करो। तो ये एक प्रॉब्लम थी, और रशिया का शुरू से कहना ये था कि हम ब्रिक्स के अंदर एक ऑल्टरनेट पेमेंट सिस्टम बना देंगे, जिसमें कि एक मल्टीपल करेंसी बास्केट होगी, कि आप मान लीजिए जैसे 5 कंट्रीज़ हैं ब्रिक्स की, इन पाँचों की करेंसी रहेगी, आप किसी भी 5 में से किसी एक करेंसी में ट्रेड वगैरह करेंगे, और ब्रिक्स का प्लेटफॉर्म जो है वो उसको सेटल कर देगा, आपको पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये पूरा स्विफ्ट से बाहर का सिस्टम रहेगा, रशिया का ये कहना था। अब अमेरिका की घंटी बजी कि अगर ऐसा होता है तो डॉलर में ट्रेडिंग रुक जाएगी, डॉलर में वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग रुक जाएगी, तो फिर डॉलर रिजर्व करेंसी नहीं रहेगा। तो जो अमेरिका के ऊपर डेट वगैरह है और बहुत सारी चीज़ें हैं, जो अमेरिकन से एक ऐशो आराम की लाइफ स्टाइल जीते हैं, क्योंकि डॉलर्स की कमी नहीं है, जितना चाहें उतना छापते रहें, उनको पीछे देखना ही नहीं पलट के। तो अब आप वैसी स्थिति सोचिए कि आपके पास एक नोट छापने की प्रिंटिंग मशीन आ जाए, तो आपको काम वाम करने की क्या ज़रूरत? आप तो बैठोगे घर में, नोट छापोगे, बढ़िया गड्डी जेब में डालोगे और मार्केट में घूमोगे, ऐश करोगे आप। तो वही हाल लगभग अमेरिका का था। अमेरिकन्स जो हैं वो, उनको डॉलर्स मिल रहे थे, सब कुछ हो रहा था। फिर क्या होता है कि ये कोविड का टाइम आता है, फिर वो 2008-9 वाली सिचुएशन आ जाती है कि पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी ठप, और कुछ करते नहीं बन रहा है, क्या है क्यों नहीं है ना, सारा लॉकडाउन वॉकडाउन लगा, पूरा दुनिया का ट्रेड व्यापार बिजनेस सब बंद, लोग अपने घरों में बैठे हैं, पूरी दुनिया स्टिल। अब इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू होती है हर दुनिया के हर देश में, हमारे यहाँ भी ग्रोथ रेट वगैरह नेगेटिव हो गई थी, जीडीपी वगैरह। अब यहाँ पे चाइना की घंटी बजती है। होता यह है कि खबर ये आती है कि अमेरिका जो है लॉकडाउन्स में अपने जो सारी पॉपुलेशन है, वो हर आदमी को $2000 पर मंथ के हिसाब से या $4000 पर मंथ के हिसाब से पैसा ट्रांसफ़र कर रहा है सबके खाते में। तो चाइना को लगा यार ये लोगों ने फिर से नोट छापने शुरू कर दिए मनमानी। अच्छा, वो बाद में फिगर आई तो पता चला कि कुछ $7 ट्रिलियन के आसपास, 6-7 ट्रिलियन डॉलर पूरे वो कोविड के पीरियड में अमेरिका ने नोट छाप के अपने लोगों को बांट दिए। तो अमेरिका में मतलब फाइनेंशियली लोगों को कोई क्राइसिस आई नहीं, सबको पैसा मिलता रहा, सब कुछ होता रहा। चाइना को ये लगा कि यार 30 साल से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और हमारे लोग जो हैं वो सस्ती कीमत रेट्स पे काम कर करके, मेहनत कर करके जो इतनी बड़ी इकोनॉमी हमने बनाई है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग, तो 30-35 साल में जमा करके चाइना ने $3 ट्रिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बनाया। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आप समझ लीजिए कि आपने पूरी जो जमा पूंजी आपने इकट्ठी की एज ए कंट्री, वो आपका फॉरेक्स रिजर्व है, जो कैश में आप कह लीजिए कि आपके खाते में बैलेंस या एफडी कितनी पड़ी हुई है, वो अमाउंट। बोले यार हम लोगों ने $3 ट्रिलियन 30 सालों में मेहनत कर करके कमा पाए हैं हम लोग आज तक,
और जबकि हम लोग इतनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो और बोले कि ये अमेरिकन्स ने बिना कुछ किए बैठे-बैठे 7 ट्रिलियन 6-7 ट्रिलियन डॉलर्स छाप करके अपने पब्लिक को बाँट दिए। तो ये कौन-सा तरीका है यार कि हम मेहनत हम लोग करें, तुम्हारे पास प्रिंटिंग मशीन लगी हुई है तो तुम नोट छापे पड़े हो। तो वहाँ से थोड़ा-सा 2020-21 के बाद से तनाव बढ़ने लगा और रशिया ने फिर इसको पुश करना शुरू किया कि यार अमेरिका की जो पूरी ताकत है, वो उसका डॉलर है। तो ये डॉलर को निपटाने का तरीका क्या है कि हम एक अल्टरनेट पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम चालू कर देते हैं और अलग-अलग कंट्रीज़ जो जिसको आना चाहे आए, नहीं तो हम लोग तो जैसे रशिया, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, ये जो मेजर कंट्रीज़ ब्रिक्स की मेंबर्स हैं, ये तो आपस में ट्रेड कर ही सकते हैं और यही अपने आप में अच्छी खासी वर्ल्ड की जीडीपी हो जाती है। तो ये लोग आगे बढ़ने लगे तेज़ी से इस मामले को लेकर के। फिर सऊदी अरब और भी कई कंट्रीज़ ने ब्रिक्स को ज्वाइन करने की एप्लीकेशन दे दी। उनका भी थ्रू हो गया कि हाँ भाई आ जाओ ब्रिक्स में। अब अमेरिका की और घंटी बजी कि यार सऊदी अरब से हमारा मेन एग्रीमेंट है पेट्रोलियम के बदले, डॉलर के बदले पेट्रोलियम वाला जो ट्रेड है उसका। बोले ये सऊदी अरब अगर इन लोगों के साथ चला गया तो हमारा ये पेट्रो डॉलर वाला खेल ख़त्म हो जाएगा और पेट्रो डॉलर ख़त्म हो गया तो अमेरिका में तो तबाही आ जाएगी, क्योंकि फिर डॉलर की डिमांड ही नहीं बचेगी। डिमांड के अलावा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जो बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर अलग अलग कंट्रीज़ ने रखा हुआ है बॉन्ड्स का, वो बॉन्ड इनकैश करने के लिए आने लगेंगे तो इनको पैसा देना पड़ेगा सबको। तो वो एक प्रॉब्लम, और उस चक्कर में ये होगा कि डॉलर की बहुत तेज़ी से इंटरनेशनल मार्केट में कीमत गिरनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि डिमांड बचेगी नहीं डॉलर की तो कोई ख़रीदने वाला नहीं है। उल्टा जिनके पास डॉलर जमा है वो मार्केट में आकर के खड़े हैं कि हमको भी बेचना है, तो ऑटोमेटिक बात है कि कीमत गिरेगी। तो अमेरिकन्स को यहाँ टेंशन होने लगी और इधर रशिया जो है ये पुश करने लगा कि यार ब्रिक्स में ये करना है, वो करना है। तो यहाँ से अमेरिकन्स को लगा कि इस पूरे ब्रिक्स वाले फसाद को रोकने का तरीका ये है कि इसका मेन जो आगे बढ़ाने वाला है वो है रशिया। खास तौर से ये डी डॉलराइजेशन नाम की जो चीज़ है, और उसका सॉल्यूशन जो है वो रशिया यही बता रहा है कि ब्रिक्स का एक प्लेटफॉर्म बना देते हैं बैंकिंग सेटलमेंट का और उसके थ्रू ये पूरा हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि यार एक काम करते हैं, रशिया और चाइना इन दो को कहीं ना कहीं सबक सिखाया जाए, ये हमारे सिस्टम को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ से इन्होंने कोशिश करनी शुरू की यूक्रेन को लेकर के और चाइना का ताइवान को लेकर के कि कहीं कोई लड़ाई दोनों जगह में से शुरू हो जाए। अब करते करते ये हो गया कि यूक्रेन वाली लड़ाई रशिया के साथ जो है वो शुरू हो गई, रशिया यूक्रेन। और वहाँ आप एक तरीके से समझ लीजिए कि कहने को यूक्रेन लड़ रहा, लेकिन पीछे से लड़ अमेरिका रहा है। उसको पैसे से लेकर के, हथियार से लेके हर तरह की सपोर्ट जो है वो रशिया से मिल रही थी, अभी भी ये अमेरिका से मिल रही, अभी भी मिल रही है। तो वो बेसिकली अमेरिका रशिया लड़ाई हो गई। और इस साल अक्टूबर में मेरे ख्याल से ब्रिक्स की समिट होनी है, और रिसेंटली रशिया ने ये अनाउंस कर रखा है कि वो पेमेंट सेटलमेंट का जो सिस्टम है वो बन चुका है और उसको हम लोग इस समिट में लॉन्च करेंगे सितंबर अक्टूबर में, जब भी समिट होगी। और इसी बीच में ये खबर भी आई कि सऊदी अरब ने जो है वो पेट्रो डॉलर वाला एग्रीमेंट जो है वो एक्सपायर हो गया था अमेरिका के साथ 50 साल बाद, तो उसके रिन्यूअल के लिए मना कर दिया या किया नहीं सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ, और वो नेगोशिएशन चल रहे हैं, वो लोग टाल रहे हैं। तो अमेरिका को समझ में आया कि ये सऊदी अरब भी जो है वो इनके साथ उसी मतलब मल्टी करेंसी बास्केट वाला जो सिस्टम बना रहे हैं ये लोग, सऊदी अरब भी उधर जाने के चक्कर में है। अच्छा, फ्रांस की तरफ से भी ब्रिक्स में आया कि यार हमको भी शामिल कर लो, तो ब्रिक्स की तरफ से थोड़ा सा रिफ्यूज़ल हो गया कि नहीं, अभी नहीं, अभी तो पहले हम लोग दूसरी कंट्रीज़ को देखेंगे
अभी ये यूरोप और अमेरिका जो हैं, इनको तो हम लोग इस सिस्टम में नहीं लाएंगे। तो कंटिन्यूसली ब्रिक्स में क्या है कि कंट्रीज़ की एप्लीकेशंस आती जा रही हैं, गिनती बढ़ती जा रही है और ब्रिक्स बड़ा होता जा रहा है, और वो डेडलाइन सितंबर अक्टूबर की नज़दीक आती जा रही है। इधर सऊदी अरब ने चाइना को युआन में ऑयल बेचना शुरू कर दिया, डॉलर हटा के, कि ठीक है डायरेक्ट आपके साथ करते हैं। इंडिया ने भी यूएई के साथ ऑयल और गैस की कोई डील की, बिलियंस ऑफ डॉलर की, वो भी रुपए में की। उसके लिए भी इंडिया और यूएई ने डॉलर यूज़ नहीं किया। तो और प्लस इंडिया ने बदले में उनको मतलब काफ़ी सारा गोल्ड खरीदने का भी डील की है यूएई के साथ, कि इतने टन गोल्ड, 100 टन 50 टन कितना खरीदेंगे गोल्ड, और वो भी रुपये में खरीदेंगे, डॉलर में नहीं। तो वो अमेरिका को समझ में आने लगा कि यार ये दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, इंडिया है, चाइना है, ये लोग अगर अपने ट्रेड को डॉलर से हटाना शुरू कर देंगे तो फिर तो हमारी ऐसी तैसी हो जाएगी। और उनका जो एक नाइटमेयर है कि मतलब आप समझ लीजिए कि विद इन 1 या 2 साल अमेरिका में एक एवरेज आदमी की हालत वो हो जाएगी जो आज की डेट में पाकिस्तान या अफ्रीका की है। क्यों? क्योंकि आप समझिए इस चीज़ को, कुछ बड़े सिंपल से फैक्ट हैं कि अमेरिका का इस समय जो नेटवर्थ है, कि अमेरिका की पूरी कंट्री की एक एक टुकड़ा ज़मीन का, हर एक कंपनी को आप ले लो कि कौन सी कंपनीज़ हैं, क्या हैं, मतलब पूरा जो कुछ भी कीमती है अमेरिका के अंदर, उसकी सबकी वैल्यूएशन अगर आप जोड़ते हैं तो वो आती है अराउंड 206 से 207 ट्रिलियन डॉलर्स कि ये अमेरिका का पूरा एसेट्स की वैल्यू है। ठीक है ना, उसमें पूरा अमेरिका की ज़मीन वमीन सबको कैलकुलेट करके आप इस फिगर पे पहुंचते हैं, 206 से 207 ट्रिलियन डॉलर। और दूसरा एक फिगर है कि अमेरिका का जो नॉन फंडेड लाइबिलिटीज़ को इंक्लूड करके लाइबिलिटीज़ टोटल कितनी। अब नॉन फंडेड लाइबिलिटीज़ में फ्यूचर का भी बहुत सारे कमिटमेंट्स आ जाते हैं, कि जैसे सरकार बोली कि हम आप अपने इतने एम्प्लॉयज़ को मेडिकल फैसिलिटीज़ देंगे रिटायरमेंट के बाद, प्लस इतनी पेंशन देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो वो सारे कैलकुलेशन, अब वो पेंशन और मेडिकल फैसिलिटी आपको अभी नहीं देनी है, आपको 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में अगले देनी है, थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन उसका एक आज वैल्यूएशन कैलकुलेट हो जाता है कि हाँ इतना देना तो है आपको, लाइबिलिटी तो है सरकार के ऊपर। तो वो सब टोटल कैलकुलेट करते हैं तो अमेरिका की गवर्नमेंट के ऊपर 316 ट्रिलियन डॉलर की लाइबिलिटीज़ हैं। इसमें उसके कर्ज भी हैं, डेट भी हैं, प्लस ये इस टाइप के कमिटमेंट्स और बहुत सारी चीज़ें। तो 316 ट्रिलियन डॉलर की देनदारी है अमेरिका की, और टोटल वैल्यूएशन जो एसेट्स हैं अमेरिका के पास वो 206 ट्रिलियन डॉलर के हैं। तो आज की स्थिति में बात करें तो अमेरिका इज़ अ बैंकरप्ट कंट्री, कि जिसके कर्ज जो हैं वो उसकी टोटल एसेट्स से ज़्यादा है। मतलब सब कुछ अमेरिका का बिक जाएगा तो भी ये कर्ज पूरा नहीं हो पाएगा। तो अमेरिका आज उस स्थिति में अभी से है। प्लस अगर कैश की बात करें तो अमेरिका की जीडीपी 21-22 ट्रिलियन डॉलर की है। अमेरिका के ऊपर डायरेक्ट अगर डेट्स की बात करें जो कैश में बैंकिंग से है, वो 35 ट्रिलियन डॉलर का डेट है। तो जीडीपी मतलब आप समझ लीजिए कि कोई कंट्री की जीडीपी आप ऐसे समझ लीजिए मोटा मोटा कि किसी व्यक्ति की तनख्वाह मान लीजिए 10,000 रुपये की है, और उसके कर्जों की जो स्थिति है वो 10,000 रुपये महीने की सैलरी पे है, और उसको कर्जा चुकाना है 15,000 का। तो ये वो वाली सिचुएशन है। तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था जो है वो वैसे ही चरमराई हुई है। अब ऐसे में उनके पास ब्रह्मास्त्र था कि वो डॉलर अपने मन के हिसाब से जितना चाहे जब चाहे छाप लेते थे। तो छाप लेते थे तो ये सब मैनेज हो जाता था। जब किसी को कर्जा वापस करना है तो इन्होंने डॉलर क्रिएट किया और पैसा ट्रांसफ़र कर दिया उसके अकाउंट में, तो वो चलता रहता था। लेकिन जब डॉलर वर्ल्ड करेंसी रहेगा ही नहीं, सामने वाले बोलेंगे कि हमें डॉलर नहीं चाहिए भाई साहब, आप एक काम करो हमको इतने का गोल्ड दे दो, तो अब आपको तो गोल्ड खरीद के लाना पड़ेगा देने के लिए।
तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। और डॉलर आपका कोई लेना नहीं चाहता है, डॉलर की वैल्यू कम होती जाए, तो ऐसे में आपके लिए और समस्या है कि जिसको किसी को मान लीजिए $100 देना है तो आपने 100 का नोट छाप करके दे दिया, लेकिन आदमी बोलता नहीं, एक काम करो $100 का गोल्ड ले आओ। अब बाद में पता चलता है उतना गोल्ड जो वो मांग रहा है उसकी करेंसी के हिसाब से, उसको खरीदने के लिए आपको $200 खर्च करने पड़ रहे हैं क्योंकि आपकी करेंसी की वैल्यू गिर गई। तो ये प्रॉब्लम में अमेरिका फंसने वाला है, तो अमेरिका की होने वाली हालत खराब। अब अमेरिका चाहता है रशिया और चाइना ये दो किसी तरीके से ये ब्रिक्स का ये अनाउंसमेंट करने से पीछे हट जाएं और ये सिस्टम किसी तरीके से इसको रोको, ये ना आए। और रशिया और चाइना को ये मालूम है कि जादूगर की जान तोते में है, अमेरिका की पूरी जान उसके डॉलर में है। तो उन्होंने उस चीज़ को पकड़ लिया है और उन्हें मालूम है कि ये डॉलर को मारने का तरीका ब्रिक्स का एक पैरेलल प्लेटफॉर्म बना देते हैं। और ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो इसमें ब्रिक्स में जुड़ गई हैं और वो लोग भी बोल रही हैं हाँ ठीक है आप लोग बना लो, हम लोग भी मल्टी करेंसी में डील करेंगे। आज की डेट में अगर आप बात करें तो कोई ये नहीं कह रहा कि हम डॉलर को पूरी तरह छोड़ देंगे, लेकिन डॉलर के अलावा हम 5-7 दूसरी करेंसीज में डील करने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली मान लीजिए 100% बिजनेस डॉलर में हो रहा था तो वो धीरे धीरे कम होते होते 20% पे आ जाएगा। तो ये 80% जो बिजनेस दूसरी करेंसीज पे चला गया, ये 80% डॉलर की डिमांड कम हो गई इंटरनेशनल मार्केट में। तो जैसे ही ये डिमांड कम होगी तो डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये जो सिनारियो है, अमेरिका इससे डर रहा है कि वो रातों रात कंगाल हो जाएगा, पाकिस्तान जैसी हालत हो जाएगी कि पैसा ही नहीं। हालांकि पाकिस्तान की तो बहुत ही बुरी हालत है, अमेरिका की इतनी बुरी इसलिए नहीं होगी क्योंकि अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है, मैन्युफैक्चरिंग का काफ़ी अच्छा एक सिस्टम है, प्लस फूड ग्रेन्स के मामले में वो सरप्लस कंट्री है, उसके पास खाने पीने की कमी नहीं है, माइनिंग और मिनरल का काफ़ी सारा उनके पास डिपॉजिट्स हैं बहुत तरह तरह के। तो वो लोग सरवाइव कर जाएंगे, लेकिन वो लाइफस्टाइल और वो रईसी नहीं रहेगी अमेरिका की जो पहले या अभी तक है। वो इतनी बड़ी मिलिट्री जो मेंटेन करता है, जो 700 के आसपास मिलिट्री बेस लेकर के बैठी हुई है पूरी दुनिया में, और 11-12 एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर के चलती है उनकी नेवी, तो ये जो जलवा है अमेरिका का ये ख़त्म हो जाएगा। ये सब चीज़ें मेंटेन नहीं कर पाएंगे। उनको फिर रियल इकोनॉमी में अपने यहाँ प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करके, सर्विसेज करके, और जैसे इंडिया जीडीपी चला रहा है अपनी, चाइना चला रहा है, उस तरीके से उनको भी मार्केट में आना पड़ेगा। तो अमेरिका को उस चीज़ की आदत नहीं है, तो वो वाली प्रॉब्लम है। अब अमेरिका पुश कर रहा है किसी तरीके से कि रशिया के साथ एक ऑल आउट वॉर शुरू हो जाए। उनको मालूम है कि रशिया मैक्सिमम लड़ाई लड़ने के लिए जाएगा तो कहाँ, बाहर निकल करके कहाँ जाएगा, यूरोप में आएगा, क्योंकि नेटो के ऊपर अटैक करेगा तो नेटो की सारी कंट्रीज तो यूरोप में है ना, अमेरिका तो बहुत दूर बैठा हुआ है। तो अमेरिका चाहता है कि फिर से रशिया को खींच करके यूरोप में घुसा दो और यहाँ पे एक लड़ाई और युद्ध की कहानी शुरू कर दी जाए। तो उसी कड़ी में अभी ये जो 2 हमलों की मैंने आपको शुरुआत में बात बताई कि अभी ये 2 अटैक्स शुरू हुए हैं और अब यहाँ से हर घंटे कोई ना कोई डेवलपमेंट, कहीं से कभी भी कुछ भी हो सकता है। रशिया कुछ रिटेलिएट कर सकता है, रशिया कहीं स्ट्राइक कर सकता है, किसी कंट्री के ऊपर कर सकता है, किसी अमेरिका के यूरोप के अंदर बने हुए किसी मिलिट्री बेस पे अटैक कर सकता है, किसी अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर या किसी चीज़ के ऊपर अटैक कर सकता है। 50 चीज़ें हो सकती है। या हो सकता है कि फिर से अमेरिका की तरफ से या यूक्रेन की तरफ से रशिया के किसी टारगेट पे फिर से अटैक आ जाए, क्योंकि ये करते रहेंगे क्योंकि ये चाहते हैं कि रशिया रिस्पॉन्ड करे और ये लड़ाई बढ़ जाए, और ये सब जब बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये डॉलर वाला जो कोलैप्स का सिस्टम रशिया ने प्लान कर रखा है ये पिक्चर से हट जाएगा। तो ये सीन है। तो रशिया जो है वो अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है, अमेरिका जो है वो अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब रशिया चाहता है कि
जब मेरे हाथ में जादूगर की जान तोते में है और उस तोते की गर्दन मेरे हाथ में आ गई है, तो अब मैं इसको मरोड़ ही दूं। और जादूगर अपनी तरफ से पूरी लड़ाई लड़ रहा है तोते को बचाने के लिए, डॉलर को। तो ये सिनेरियो है और ये 2008 से चलता चला आ रहा है। और इसलिए हम भी, आप देखोगे तो पीछे आप चले जाओगे तो 2014-15 के बाद से हम लोगों को भी समझ में आने लगा था कि खेल क्या है। और जब कोविड आया तो उसके बाद तो हम लोगों को भी स्पष्ट समझ में आ गया कि यार अब खेल जो है खतरनाक लेवल पे पहुंच गया है। तो ये पूरी सिचुएशन है। अगले वीडियो में बात करेंगे कि रशिया ने, अभी जैसा मैंने आपको बोला कि अमेरिका रशिया के ऊपर अटैक और ये सारी चीज़ें, यूक्रेन को उकसा के लड़ाई करवाना, रशिया को उलझाना लड़ाई में, ये सब तो अमेरिका ने किया। अब लड़ाई और युद्ध के फ्रंट पे रशिया अपनी तरफ से कौन से गेम्स खेल रहा है, वेस्ट और अमेरिका को किसी न किसी तरीके से किसी न किसी लड़ाई में घसीटने की, वो हम बात करेंगे दूसरे वीडियो में। पॉसिबल हुआ तो आज शाम को कर लेंगे तो, और या कल कल का वीडियो जो बनाऊंगा उसमें आ जाएगा। तो आज के लिए आई थिंक इतना लंबा सफिशिएंट है। कोई अगर इसमें डाउट्स होगा तो आप सवाल करिएगा, तो आगे अगले वीडियोस में उसको भी एड्रेस कर लेंगे। नमस्कार, जय श्री राम, धन्यवाद।